Now we will discuss applications of Gauss's theorem. देखिए एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यू कैन से दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। The electric field due to a point charge, so you can say that electric field intensity due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए इसके स्टेप्स को सीख लीजिए आप। सिर्फ 4 ही स्टेप्स हैं, वही 4 स्टेप्स आपको सारे डेरिवेशंस में लगाने हैं। ओनली 4 स्टेप्स आर देयर। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना। तो आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है। उस चार्ज के चारों तरफ जैसा भी वो चार्ज होगा, लीनियर चार्ज होगा, एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होगा या एक पॉइंट चार्ज होगा, तो चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होगा। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर चार्ज से डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। चार्ज से डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सेम। उसके अलावा गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप खड़े होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो भी सेम रहना चाहिए। इसको कल ही हमने डिस्कस किया था। 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना। इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। और ये जो गॉसियन सरफेस होगा इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। सेकंड आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस the distance from the charge remains same। चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो कैसी रहनी चाहिए? चार्ज से डिस्टेंस भी सेम रहनी चाहिए। ओके, तीसरा देखिए, थर्ड, at everywhere on the Gaussian surface या at any point on the Gaussian surface at every point on this surface theta remains same। थीटा सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट लगाते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या करना होता है। स्टेप फर्स्ट में आपको डायग्राम बनाना है और गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल ये क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज ए पॉइंट चार्ज। तो एक सरफेस को कंसीडर करना है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मैं ये पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक इस तरह का सरफेस लेता हूँ, क्यूबिकल सरफेस लेता हूँ, तो सब तरफ की डिस्टेंसेज अलग अलग आएंगी। अगर पी पॉइंट इस सरफेस पर है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग होगी। पी पॉइंट अगर इस एज पर है तो ये डिस्टेंस अलग होगी, इधर है तो अलग होगी। तो अलग सब पॉइंट्स पर डिस्टेंसेज कैसी आएंगी? अलग अलग। तो ये गॉसियन सरफेस नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और इस सरफेस पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला। यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर थीटा 0 आएगा, तो थीटा भी अलग अलग आ रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता, ये गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता क्योंकि इसके सभी पॉइंट्स पर पॉइंट की डिस्टेंस अलग है। क्लोज सरफेस तो है, माना हमने क्लोज सरफेस है, नो डाउट, लेकिन सब पॉइंट्स पर डिस्टेंस अलग है और सब पॉइंट्स पर थीटा अलग है। तो इसके चारों तरफ सिर्फ एक ही सरफेस कंसीडर किया जाता है, वो है
एक ही सरफेस कंसीडर किया जा सकता है, वो है स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस का इमेजिनेशन करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस की अगर सेंटर में ये चार्ज पड़ा है, तो अगर आप पी पॉइंट यहाँ लो किसी भी पॉइंट पर लो, सब जगह पर डिस्टेंस कैसी आएगी, सब जगह पर डिस्टेंस सेम आएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पी पॉइंट को यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। सो दिस इज द पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज है, इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, सरफेस एरिया, दैट सरफेस एरिया इज डीए। तो यहाँ पर डीए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये पी पॉइंट है तो ये डीए वेक्टर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 0 डिग्री एंगल आ रहा है। अब ये पी पॉइंट आप यहाँ ना लेकर के यहाँ पर लोगे तब भी सेम बनेगा डायग्राम। तो इस सरफेस पर पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ये क्लोज सरफेस है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, चार्ज को कहीं पर भी रखा जाए, चार्ज से सॉरी पॉइंट को कहीं पर भी लिया जाए, डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, सेम। ये पी पॉइंट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए, ये हमेशा चार्ज से आर डिस्टेंस पर ही रहेगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, थीटा रिमेन्स द सेम। किसी भी पॉइंट पर रख करके देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो किसी भी जगह पर आप इन दोनों की डायरेक्शंस को देखोगे तो इनके बीच में जो एंगल मिलेगा वो 0 डिग्री मिलेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये कौन से सरफेस का काम करेगा, ये गॉसियन सरफेस का काम करेगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये इसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है। देखिए हमें कैलकुलेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है किसकी हेल्प से, गॉसेस थ्योरम की हेल्प से। क्वेश्चन भी आपको यही मिलता है सीबीएसई में, क्या आपको एक सरफेस दे देगा जिसमें कोई चार्ज है, या कोई वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें चार्ज है, तो बोलेगा कि इससे इतने डिस्टेंस पर आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या बताना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है। तो गॉस थ्योरम का यूज यही है कि हम अलग अलग जगह पर क्या कैलकुलेट कर सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला तो सब जगह काम नहीं आ सकता, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला तो सब जगह काम नहीं आ सकता। तो इसके लिए गॉस थ्योरम को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। इमेजिन ए spherical Gaussian surface. Imagine a spherical Gaussian surface of radius r, जिसकी रेडियस r है, स्मॉल r। We have to calculate, एक मिनट को, इमेजिन ए spherical Gaussian surface of radius r around the point charge, इसके चारों तरफ around the point charge plus q. We have to calculate intensity of electric field. We have to calculate the intensity of electric field। देखिए इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना और डायग्राम को कंप्लीट करना। सेकेंड स्टेप के बारे में देखिए। सो हियर आई विल राइट द स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is linked to this Gaussian surface, जो इस Gaussian surface के साथ लिंक होगा। टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, phi e is equal to क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्टेप सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए phi e कितना आ रहा है, phi e आ रहा है E, क्लोज इंटीग्रेशन है E dA cos थीटा, वेक्टर फॉर्म से हटा रहे हैं,
डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है ये डायग्राम में लिखनी है आपको। थीटा 0 डिग्री आ रहा है इस केस में, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो उस केस में ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी और थीटा चेंज नहीं होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस का। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस का मैंने आपको कल ही बताया था सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये फुटबॉल का जो सरफेस है उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप से आपको एक इक्वेशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये इक्वेशन हमने बना ली यहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसके बाद में स्टेप सेकंड क्या लगाना है, स्टेप थर्ड क्या लगाना है, इसमें आपको गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसमें आपको किससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लिखेंगे यूजिंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दीजिए, कल ही डिस्कस किया था हमने ये। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फॉर्मूला से, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम से। तो ये गॉस थ्योरम से लिखा, ये हमने फॉर्मूला से निकाला, ये भी फ्लक्स को बता रहा है, ये भी फ्लक्स को बता रहा है। स्टेप 4 में क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख देना है। सो दिस इज द स्टेप 4 which you have to put equation first is equal to equation second। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना है, इक्वल पुट कर देना है। इक्वल पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, e 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आर कैप आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर फॉर्म लगा देंगे। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार स्टेप समझ आ गए सबको कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से अगर आपको ये चारों स्टेप समझ आ गए क्या करना है। मैं एक एप्लीकेशन और कराता हूँ, फिर बाकी की एप्लीकेशंस आप ट्राई करेंगे। सारी एप्लीकेशंस मैं यहाँ कराऊंगा नो डाउट, लेकिन आप भी इनको ट्राई करके देखेंगे। ओके, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, फिर हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं क्योंकि इसको नोट्स में ऐड करेंगे इस पेज को हम लोग। इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। जिस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पॉइंट चार्ज से जिस तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे वही डायरेक्शन तो किसकी होगी, वही डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। पहले इसको क्लिक कर देते हैं हम लोग।
ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। कोई भी एप्लीकेशन ले लेते हैं। यही स्टेप्स लगाने हैं 4। सारी एप्लीकेशन इसी से सॉल्व होंगी 4 स्टेप्स में। So now we will calculate electric field intensity due to a linear charge. Second application. इसके चारों तरफ स्फेरिकल एरिया लेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको डिस्कस करते हैं फिर किस तरह का फील्ड हम लोग इसमें ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड uniformly charged कंडक्टर या वायर लिख देते हैं, कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इसको थोड़ा और सही करके लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, ये ज्यादा सही। ओके, इसके बाद हम लोग सबसे पहला स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप आपको पता क्या है, क्या इमेजिन करना है? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट। सो दिस इज अवर स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इमेजिन है गॉसियन सरफेस। पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास एक ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी एल लेंथ है और ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये ऐसा पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर बनेगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब मैं अलग अलग तरह के सरफेसेस बताता हूँ। जैसे ये एक स्ट्रेट वायर थी और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके चारों तरफ मैंने ये स्फेरिकल सरफेस ले लिया। स्फेरिकल सरफेस लेने से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नो, इससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आर है। पी पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो डिस्टेंस अलग आ रही है। पी पॉइंट अगर यहाँ पर लूंगा तो अलग डिस्टेंस आएगी, यहाँ पर लूंगा तो और अलग डिस्टेंस आएगी। तो पी पॉइंट को अलग अलग जगह पर रखोगे तो डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी इस लाइन चार्ज से। इसके बाद में एंगल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा ऐसा निकलेंगी ना, प्लस से माइनस की तरफ। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस डायग्राम में ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर लूंगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एंगल आएगा 0 डिग्री, यहाँ पर तो थीटा आएगा 0 डिग्री। इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये सरफेस है। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लिया जाएगा, एरिया वेक्टर। यहाँ पर ये 30 डिग्री आ रहा है। फिर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी। तो थीटा सब जगह पर आपको अलग मिलेगा और डिस्टेंसेस भी डिफरेंट होंगी। इस पॉइंट पर डिस्टेंस अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी। तो इस लीनियर चार्ज से
सारी डिस्टेंसेस कैसे मिलेंगी आपको, अलग अलग मिलेंगी और थीटा एंगल भी अलग अलग मिलेगा, तो ये गॉसियन सरफेस का काम नहीं कर सकता। और क्यूबिकल क्यूबिकल सरफेस लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो अभी यही सारी कंडीशंस आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक नहीं हो पाएगी, सेम नहीं हो पाएगी सब जगह पर। थीटा एंगल अलग अलग आएंगे। थीटा एंगल क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आएंगे। तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जो गॉसियन सरफेस का काम करे। तो वो गॉसियन सरफेस का काम करेगा एक सिलेंड्रिकल सरफेस, इस तरह का सरफेस होगा, दिस वन। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। ये लीनियर चार्ज है और इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया। ये कैसे कंसीडर किया, देखिए इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पी पॉइंट यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, इसकी डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, लीनियर चार्ज से ये हमेशा कितनी डिस्टेंस पे रहेगा, ये हमेशा आर डिस्टेंस पे। इधर लोगे पॉइंट तो भी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो भी ये डिस्टेंस आर आएगी। तो आप इस लीनियर चार्ज के चारों तरफ जो ये सिलेंडर है, जो ये कर्व्ड एरिया है, इस एरिया पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो सब जगह पर इस चार्ज से डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके अलावा अगर आप सर्कुलर पार्ट की बात करेंगे तब भी किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर आप इस सिलेंडर को टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा और इसके सेंटर में ये लीनियर चार्ज है। अब लीनियर चार्ज है तो आपको ये डॉट दिखाई देगा, ये डॉट दिख रहा है आपको, एक लाइन एक वायर यहाँ पे रखी हुई है। तो आप इससे इस पॉइंट पर खड़े होइए, यहाँ खड़े होइए, यहाँ खड़े होइए। तो अगर हम सर्कुलर सरफेस की, इसके टॉप सरफेस की और बॉटम सरफेस की बात करेंगे तब भी उस पर कोई भी पॉइंट लोगे डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। एंगल एंगल भी सेम आएगा, देख लीजिए। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, सरफेस एरिया। सो दिस इज द डी ए वेक्टर, ये होगा एरिया वेक्टर। और थीटा कितना आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा 0 डिग्री। अगर ये पी पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। देखो इस पी पॉइंट पर डिस्टेंस तो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, आर ही डिस्टेंस रहेगी और ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द एरिया वेक्टर। अगर इस सरफेस को मैं टॉप से देख रहा हूं तो इस सरफेस के 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो यहां पर मैं इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिखता हूं 90 डिग्री। यहां पर थीटा आएगा 90 डिग्री। इस सरफेस पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जाएगा। अगर बॉटम सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, क्योंकि ये लीनियर चार्ज है, प्लस से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जैसे कि ये मेरे पास ये लीनियर चार्ज है, देखिए दिस इज द लीनियर चार्ज। और इस लीनियर चार्ज के चारों तरफ क्या निकल रही है, चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। और वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होंगी, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होंगी, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ऐसा रहेगा ये। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बाहर की तरफ जा रही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि सरफेस को बाहर से देखा जाएगा। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर भी थीटा कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा थीटा 90 डिग्री। अब सरफेसेस के नाम देने पड़ेंगे हमें। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग S1 लिख रहे हैं, जो टॉप सर्कुलर सरफेस है, दिस इज S1। और ये जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस है वो सरफेस कौन सा है, S2। और जो बॉटम सरफेस है उस सरफेस को हम क्या लिख रहे हैं, उस सरफेस को हम लिख रहे हैं S3। ओके, अब ये सारी बातें इसमें लिखते हैं स्टेटमेंट में, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इमेजिन, अच्छा इसकी लेंथ भी बता देते हैं। ये जो कंडक्टर था ये कितनी लेंथ का था, ये L लेंथ का था, जो पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। सो दिस लेंथ इज L। ये आपको क्वेश्चन में बता रखी है, ये कंडक्टर है। तो
कंडक्टर की कोई फिक्स लेंथ होगी, उस लेंथ को हमने एल बोला। और इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है क्यू। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बतानी पड़ेगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप लिखना। इमेजिन ए cylindrical Gaussian surface of radius r around a uniformly charged straight wire, around a uniformly charged straight wire of length L, and the charge on the wire is q, total charge q है। so linear charge density, so linear charge density, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखा जाएगा किससे? लैम्डा से। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? क्यू, और लेंथ कितनी है इसकी? एल। सो क्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चार्ज अपॉन लेंथ। सो दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर पर यूनिट लेंथ में इतना चार्ज होगा, स्ट्रेट वायर में पर यूनिट लेंथ में ये चार्ज होगा। ओके, इसके बाद अब हम लिखते हैं we have to calculate strength of electric field at point P. We have to calculate intensity of electric field, intensity of electric field at point P. Point P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप लगाते हैं। सेकंड स्टेप में देखिए क्या करना है। Step second, we have to calculate electric flux, total electric flux linking to this Gaussian surface, total electric flux linked to the Gaussian surface, linked to the Gaussian surface. ओके, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पाई ई से कैलकुलेट किया जाएगा, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। किसका क्लोज इंटीग्रेशन? पूरे सिलेंडर का। तो यहाँ लिखेंगे ई डॉट डी ए वेक्टर। पूरे सरफेस का एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग है, इस सरफेस पर थीटा अलग है, इस सरफेस पर थीटा अलग है। तो हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब मैं क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सरफेस अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S1, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करना है, टोटल सरफेस एरिया लिखना है। ये लिमिट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये इसके यहाँ लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ये नीचे और ऊपर नहीं लिख रहा मैं इसको। तो किसका इंटीग्रेशन है? ई डी ए और S1 सरफेस में थीटा कितना है? थीटा है 90। तो यहाँ लिखेंगे ई डी ए कोस थीटा, और थीटा आएगा 90 डिग्री। फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S2 सरफेस के लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एरिया कितना होगा वो लिखेंगे, और थीटा कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है 0 डिग्री। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये S2 सरफेस है, इस S2 सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S3 ई डी ए कोस 90। S3 के लिए भी कोस 90 आएगा, देख लीजिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा 90 है, तो थीटा 90 हमने यहाँ लिख दिया। अब कौन कौन 0 हो रहा है? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसका कारण आपको पता है, cos 90 आ रहा है, cos 90 का मतलब होता है 0। तो 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 हो जाएगा। कौन सा बचेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन किसका करना है? एरिया का। तो कौन से एरिया का करना है? सरफेस सेकंड का। तो सरफेस सेकंड का करेंगे, और सरफेस थर्ड का भी 0 आएगा,
बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, फिर से थीटा 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो S1 और S3 के साथ तो फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं, S1 और S3 के साथ तो फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं, तो इन दोनों पर फ्लक्स आएगा 0। सो फाई ई इज इक्वल टू ई, एरिया कितना है, ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉट क्रॉस सेक्शन, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे, द टोटल सरफेस एरिया विल बी ऑफ सरफेस S2 2 पाई आर एंड एल। तो ये स्टेटमेंट लिख दी हमने, सेकंड स्टेप पूरा हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको लिखना है, गॉस थ्योरम लगानी है, बस गॉस थ्योरम लिखनी होती है कि कितना चार्ज है कितने सरफेस में। सो